नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बुधवार को आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेके आता हूं। सबसे पहले हम डालेंगे सारणी पर नज़र किस फील्ड से कितने क्वेश्चन लिए गए हैं। खेल से दोस्तों हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं, प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से 8 क्वेश्चन लिए गए हैं, स्थान से 2 क्वेश्चन लिए गए हैं, पुरस्कार की बात करें तो पुरस्कार से 4 क्वेश्चन लिए गए हैं, रक्षा से 3 क्वेश्चन है और विविध से 8 क्वेश्चन है। टोटल 35 क्वेश्चन है। शुरुआत करेंगे हम खेल के साथ में। पहला सवाल देखते हैं खेल का। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? ए है स्वर्ण, बी है रजत, सी है कांस्य और डी है ए व बी दोनों। तो नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? सिल्वर मेडल, रजत पदक। ठीक है। इनका जो भाला था, जेवलिंग थ्रो था, वो 89.45 मीटर था और पहले स्थान पर पाकिस्तान के थे, उनको गोल्ड मिला है। तो सिल्वर मेडल अपने नीरज चोपड़ा जी को मिला है। क्लियर। आगे देखेंगे। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? हॉकी टीम ने भी पदक जीता है। ए है स्वर्ण, बी है रजत, सी है कांस्य और डी है ए व बी दोनों। तो कौन सा जीता है? हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है। बात की जाए भारतीय मेंस हॉकी टीम ने स्पेन को, किसको हराया है? स्पेन को 2-1 से हराकर पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। गोल्ड मेडल की बात की जाए तो नीदरलैंड ने जर्मनी को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ठीक है। तो गोल्ड मेडल जो मिला है हॉकी में वो नीदरलैंड को मिला है और अपने सिल्वर मेडल की बात करते हो, सिल्वर मेडल जर्मनी को और ब्रॉन्ज मेडल है जो कांस्य पदक है वो अपने भारतीय हॉकी टीम को मिला है। ठीक है। आगे देखेंगे। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? ए है स्वर्ण, बी है रजत, सी है कांस्य और डी है इनमें से कोई नहीं। तो अमन सहरावत जो कि पहलवान थे, कुश्ती से थे, उन्होंने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। ठीक है। अमन सहरावत जो कि 57 किलोग्राम वेट में लड़ रहे थे, इन्होंने पुएर्तो रिको के डारियन टोई क्रूज को 13-5 से हरा करके कांस्य पदक अपने नाम किया है। ठीक है। तो कांस्य पदक जीता है अमन सहरावत ने। ये देख सकते हैं आप, ब्रॉन्ज मेडल। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में खेलों के समापन समारोह में भारत का पुरुष ध्वजवाहक किसे चुना गया है? ए है अमन सहरावत, बी है PR श्रीजेश, सी है हरमनप्रीत सिंह और डी है नीरज चोपड़ा। तो समापन समारोह हो चुका है 11 अगस्त को। तो उस समापन समारोह में जो ध्वजवाहक पुरुषों की बात की जाए तो PR श्रीजेश जो कि भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं और इनके द्वारा पुरुषों की तरफ से ध्वजवाहक बने थे। और महिला की तरफ से बात की जाए तो महिला ध्वजवाहक कौन थे? मनु भाकर जी। इन्होंने भी 2 कांस्य पदक जीते थे निशानेबाजी में। ठीक है। और ये PR श्रीजेश जी हैं, आपको बता दिया है कि हॉकी के गोलकीपर हैं। और ये PR श्रीजेश के अलावा जो मनु भाकर जी हैं,
इन्होंने 2 कांस्य पदक जीते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद किस कुश्ती खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा कर दी है? ए है साक्षी मलिक, बी है विनेश फोगाट, सी है पूजा डांडा और डी है बबीता कुमारी। तो पेरिस ओलंपिक में जो अपनी महिला खिलाड़ी हैं विनेश फोगाट, उनके साथ अभी भी एक सस्पेंस चल रहा है कि मेडल मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इन्होंने अभी घोषणा कर दी है कि वो अब कुश्ती नहीं खेलेगी, यानी कि संन्यास की घोषणा कर दी है। इनकी अभी मेडल पर फैसला आना बाकी है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? ए है अमेरिका, बी है चाइना, सी है जापान और डी है फ्रांस। तो ओलंपिक समापन के बाद में अमेरिका फर्स्ट रैंक था, चाइना का सेकंड था और जापान का थर्ड रैंक था। तो पहले नंबर पर कौन था मेडल में? अमेरिका। ठीक है, गोल्ड मेडल की बात की जाए तो अमेरिका और चाइना बरोबर रहे थे, 40-40 दोनों को गोल्ड मेडल मिला है। जबकि टॉप मेडल की बात किया, सर्वाधिक मेडल की बात की जाए तो अमेरिका टॉप पर रहा है। ओलंपिक खेलों के 33वें संस्करण का समापन फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ है और भारत ने 1 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ कुल 6 मेडल जीते हैं। और भारत कौन से नंबर पर रहा है? 71 नंबर पर। तो पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जापान। भारत की बात की जाए तो भारत 71 नंबर पर रहा है, जिसमें भारत ने 1 सिल्वर मेडल और 5 ब्रोंज मेडल के साथ में कुल 6 मेडल जीते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में चौथा कावा यानी कि मध्य एशियाई वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग का खिताब किसने जीता है? ए है जापान, बी है बांग्लादेश, सी है भारत और डी है चाइना। तो कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग का खिताब किसने जीता है? अपने भारत ने। ठीक है, भारतीय महिला टीम ने नेपाल को 3-2 सेटों से हरा करके गोल्ड मेडल जीता है। इसके आयोजन की बात की जाए तो काठमांडू नेपाल में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था और यह जो टूर्नामेंट जीता है भारतीय महिला ने, ये दूसरा कावा खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, चौथे नंबर का ये टूर्नामेंट था, उनमें से 2 खिताब भारतीय महिला टीम ने जीते हैं। क्लियर, आगे देखेंगे। हाल ही में साउथ अफ्रीका 20 लीग का दूत यानी कि एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? MS धोनी, युवराज सिंह, दिनेश कार्तिक या फिर राहुल द्रविड़। तो साउथ अफ्रीका 20 लीग का जो एम्बेसडर नियुक्त किया गया है वो दिनेश कार्तिक। इन्होंने भारत से तरफ से संन्यास ले लिया है। ये विकेट कीपर बैट्समैन थे। ठीक है, दिनेश कार्तिक, और ये अब साउथ अफ्रीका में अपना क्रिकेट खेलेंगे। क्लियर, आगे देखते हैं। हाल ही में हॉकी इंडिया ने भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? ए है धनराज पिल्ले, बी है PR श्रीजेश, सी है ग्रेग फुलटन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का जो मुख्य कोच बनाया गया है वो PR श्रीजेश को बनाया गया है, जो कि अभी ओलंपिक में भारतीय मेन जो टीम थी उसका गोलकीपर भी थे और अब इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। संन्यास लेने के बाद में हॉकी इंडिया ने इनको भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। जबकि अपने जो मेन टीम है उसके कोच कौन है? ग्रेग फुलटन। ये भारतीय हॉकी टीम जो है उनके मुख्य कोच हैं सीनियर टीम के, और जूनियर टीम के जी बात की जाए तो PR श्रीजेश को अभी जूनियर पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच बनाया गया। क्लियर, ये देख सकते हैं आप। हाल ही में पहली वैश्विक महिला कबड्डी का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ए है पंजाब, बी है हरियाणा, सी है उत्तर प्रदेश और डी है बिहार। तो पहली वैश्विक महिला कबड्डी का आयोजन हरियाणा में, कहां पर? हरियाणा में किया जाएगा। इसे आधिकारिक रूप से वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का नाम दिया गया है, यानी कि वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग। इस टूर्नामेंट में 15 देशों से अधिक के जो खिलाड़ी हैं वो भाग लेंगे और इस आयोजन से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी को बढ़ावा देना
और इसे ओलंपिक खेलों में शामिल करना और 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी मजबूत करना ही इस टूर्नामेंट को करवाने का मुख्य उद्देश्य रहा है। ठीक है, तो कबड्डी से इस टूर्नामेंट से कबड्डी को बढ़ावा मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ओलंपिक में इसको शामिल करवाए जाने की पूरी कोशिश है और 2036 के जो ओलंपिक होंगे उसकी मेजबानी के लिए भारत अपना दावेदारी पेश करने वाला है। ठीक है, तो हरियाणा में होगा ये। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति के क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अभी हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के कार्यालय में महानिदेशक अस्पताल सेवा का पदभार किसने संभाला है? ए है अनुपम कपूर, बी है विनय मोहन, सी है अनुज श्रीवास्तव और डी है विक्रम सहगल। तो बात की जाए महानिदेशक की तो अनुपम कपूर जो कि सर्जन है, ये वाइस एडमिरल हैं, इनको अभी सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के कार्यालय में महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, देख सकते हैं आप अनुपम कपूर जी को। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हुआ है? ए है हिमाचल प्रदेश, बी है पश्चिमी बंगाल, सी है उत्तर प्रदेश और डी है गोवा। तो अभी बुद्धदेव भट्टाचार्य जी का निधन हो गया है। वो किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे? तो पश्चिमी बंगाल के ये मुख्यमंत्री थे। 2000 से 2011 तक ये, इनकी 11 साल तक ये पश्चिम बंगाल के सीएम रह चुके थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? एसबीआई का जो अध्यक्ष बनाया गया है वो ऑप्शन है विशाल भारद्वाज, बी है दिलीप मित्तल, सी है दिनेश कुमार खारा और डी है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। तो पहले जो थे तो दिनेश कुमार थे, इनके स्थान पर अभी जो बने हैं एसबीआई के अध्यक्ष वो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी जी को एसबीआई का अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले दिनेश कुमार खारा थे, उनके स्थान पर ये अभी एसबीआई के अध्यक्ष होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, हाल ही में पॉल कागामे ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ए है तुर्की, बी है बांग्लादेश, सी है रवांडा और डी है केन्या। तो पॉल कागामे जो हैं वो रवांडा के प्रेसिडेंट बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं। ये देख सकते हैं पॉल कागामे को, ये अभी रवांडा के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। ठीक है, आगे देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? केंद्र सरकार में नया कैबिनेट सचिव, ए है मनोज सहगल, बी है अमित ओझा, सी है टीवी सोमनाथन और डी है राजीव गौबा। तो बात की जाए केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव की तो टीवी सोमनाथन जी को सचिव बनाया गया है और वर्तमान में ये जो है ये केंद्रीय वित्त सचिव और व्यय सचिव के रूप में भी ये कार्य कर रहे हैं। अभी इनसे पहले जो थे वो राजीव गौबा जी थे और ये राजीव गौबा जी के स्थान पर अब भारत यानी केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव के रूप में पदभार संभाल लेंगे। कौन? टीवी सोमनाथन जी। क्लियर है? आगे देखेंगे, हाल ही में हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाने की घोषणा की गई है? ए है विनेश फोगाट, बी है साक्षी मलिक, सी है मनु भाकर और डी है रितिका हुड्डा। तो हरियाणा में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा वो मनु भाकर जी, जो कि 2 कांस्य पदक जीत कर लाई है ओलंपिक में, इनको अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है। ठीक है, हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ए है शेख हसीना, बी है मोहम्मद यूनुस, सी है खालिदा जिया और डी है सैयद रफात अहमद। तो बांग्लादेश में जो अभी आरक्षण को लेकर दंगे हुए थे उसमें जो वहाँ की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और देश छोड़ दिया है। अब उनके स्थान पर जो अभी मोहम्मद यूनुस हैं उनको देश का प्रमुख बनाया जा रहा है। ठीक है, ये नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं, नोबेल भी मिल चुका है इनको। ठीक है, तो मोहम्मद यूनुस होंगे बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री। क्लियर? आगे देखेंगे,
हाल ही में नटवर सिंह का निधन हो गया। वे कौन थे? राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, गीतकार या फिर अर्थशास्त्री? तो नटवर सिंह जी जो थे वो पॉलिटिशियन थे, राजनीतिज्ञ थे, और ये यूपीए सरकार में विदेश मंत्री रहे थे 2004-05 में। उस समय मनमोहन सिंह के टाइम में, तो ये 2004-05 में भारत के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, और साथ ही बात की जाए तो पाकिस्तान में भी ये भारत के राजदूत के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। अभी इनका निधन हो गया है। तो नटवर सिंह जी हैं वो पॉलिटिशियन से संबंधित हैं। ठीक है, अभी स्थान से सवाल देखेंगे दोस्तों। हाल ही में केंद्र सरकार ने किन 2 राज्यों में नए मोर अभ्यारण्य स्थापित किए हैं? ए है केरल और तमिलनाडु, बी है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, सी है असम और कर्नाटक, और डी है कर्नाटक और केरल। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 मोर अभ्यारण्य स्थापित किए हैं, वो कर्नाटक और केरल में। बात की जाए कर्नाटक की, तो कर्नाटक में आदि चुंचनगिरी और केरल में चुल्लानूर को मोर अभ्यारण्य घोषित किया गया है। कर्नाटक के तो आदि चुंचनगिरी और केरल के चुल्लानूर को केंद्र सरकार ने मोर अभ्यारण्य घोषित किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में भारत का पहला अनाज एटीएम किस राज्य में खोला गया है? ए है त्रिपुरा, बी है ओडिशा, सी है नागालैंड और डी है बिहार। तो देश का जो पहला अनाज एटीएम खोला गया है वो ओडिशा राज्य में खोला गया है। ठीक है, और यह एटीएम पहली 24 घंटे अनाज देने वाली पहली मशीन है, और इसे अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम के नाम से जाना जाएगा। जो एटीएम है इसको अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम के नाम से जाना जाएगा, और ओडिशा राज्य ऐसा पहला राज्य है देश में जिसने अनाज का एटीएम चालू किया है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप ना। आगे देखेंगे, पुरस्कार से संबंधित सवाल है। हाल ही में किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है? तो आपका राइट आंसर आंध्र प्रदेश होगा। आंध्र प्रदेश को जीवन दान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? ए है न्यूजीलैंड, बी है फ्रांस, सी है तिमोर लेस्ते और डी है इंडोनेशिया। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो अभी 6 दिवसीय विदेश यात्रा पर है, तो उनको तिमोर लेस्ते का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उनसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 6 दिवसीय यात्रा पर हैं। फिजी दौरे पर द्रौपदी मुर्मू को फिजी का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है कौन सा है? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। इससे पहले तिमोर लेस्ते से पहले फिजी देश में भी ये गए थे, तो इनको वहाँ का जो फिजी का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। इसके बाद अब ये तिमोर लेस्ते में जब गए तो इनको वहाँ का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है कौन सा है? ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो फिजी और तिमोर लेस्ते ने अभी अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में ओलंपिक में विशिष्ट योगदान के लिए किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? पीवी सिंधु, मनु भाकर, अभिनव बिंद्रा या फिर गगन नारंग। तो अभिनव बिंद्रा जी को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है ओलंपिक में विशिष्ट योगदान के लिए। इससे पहले बात की जाए तो अभिनव बिंद्रा को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इनको अभिनव बिंद्रा जी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो एथलीट आयोग है उसमें सेकंड उपाध्यक्ष भी बनाया गया है, और अभी इनको ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित भी किया गया है। अध्यक्ष की बात की जाए तो थॉमस बाक है जर्मनी के, वो ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 के तहत विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? विज्ञान रत्न पुरस्कार। ए है प्रोफेसर भीम सिंह, बी है डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाथन, सी है प्रोफेसर रोहित श्रीवास्तव और डी है प्रोफेसर अवेश कुमार त्यागी। तो विज्ञान रत्न पुरस्कार जो मिला है वो डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाथन जी को मिला है। ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं। तो गोविंद राजन पद्मनाथ जी भारतीय विज्ञान संस्थान के पूर्व डायरेक्टर हैं। इन्हें मलेरिया पैरासाइट पर रिसर्च के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब सारा यानी कि सराहना मिली थी,
और उनको पद्म भूषण, पद्म श्री और शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और वर्तमान की बात की जाए इनके, तो वर्तमान में जैव रसायन विज्ञान में मानद प्रोफेसर और तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के चांसलर के रूप में भी ये सेवाएं दे रहे हैं। तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 के तहत विज्ञान रत्न पुरस्कार किन्हें मिला है? डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाथन जी को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रक्षा से संबंधित सवाल है अभी। हाल ही में द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 कहां आयोजित किया गया है? ए है इंडोनेशिया, बी है भारत, सी है जापान और डी है मलेशिया। तो उदार शक्ति जो 2024 है वो भारत और मलेशिया के बीच होता है। तो ये मलेशिया में आयोजित किया गया था। मलेशिया की बात की जाए तो मलेशिया के क्वांतान में 5 से 9 अगस्त तक इस अभ्यास का आयोजन किया गया था। किसका? उदार शक्ति 2024 का। कहां पर? मलेशिया में। किसके बीच होता है? भारत और मलेशिया के बीच में। कब हुआ था? 5 से 9 अगस्त तक। ठीक है, इस अभ्यास में भारत का जो लड़ाकू विमान था वो कौन सा था? SU-3MK1। जो भारत का लड़ाकू विमान गया था वो SU-30MK1 ने इसमें भाग लिया था। क्लियर है? इस क्वेश्चन से काफी क्वेश्चन बनते हैं। उदार शक्ति अभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? तो भारत और मलेशिया। ठीक है, इसका आयोजन कहां हुआ था? अभी क्वांतान मलेशिया में। कब हुआ था? 5 से 9 अगस्त। भारत का कौन सा लड़ाकू विमान इसमें भाग लिया था? तो SU-30MK1। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है? ए है जम्मू कश्मीर, बी है हरियाणा, सी है लद्दाख और डी है राजस्थान। तो जो पर्वत प्रहार अभ्यास है वो इंडियन आर्मी द्वारा लद्दाख में अभी किया गया है। ठीक है, तो याद रखना है लद्दाख में पर्वत प्रहार। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति भारत और किस देश के साथ आयोजित किया गया है? तो श्रीलंका, वियतनाम, भूटान और थाईलैंड। तो किसके साथ किया गया है? भारत और श्रीलंका। ठीक है, कहां पर हुआ था? इस अभ्यास का आयोजन श्रीलंका के सेना प्रशिक्षण स्कूल मुदुरु ओया में। कब से कब तक? 12 से 25 अगस्त तक इसका अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। और इसके उद्देश्य की बात की जाए दोस्तों, तो इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? श्रीलंकाई सशस्त्र बलों के साथ सैन्य संबंधों को मजबूत करना और दोनों मित्र देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को भी मजबूत करना ही इस अभ्यास का करने का मुख्य उद्देश्य रहा है। ठीक है, तो श्रीलंका और भारत के बीच जो मित्र शक्ति अभ्यास है वो श्रीलंका के सेना प्रशिक्षण स्कूल मुदुरु ओया में 12 से 25 अगस्त तक किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। विविध से संबंधित सवाल है। हाल ही में भारत का पहला जीआई टैग प्राप्त अंजीर जूस कहां निर्यात किया गया है? तो ए है रूस, बी है जापान, सी है पोलैंड और डी है जर्मनी। तो भारत का जो पहला जीआई टैग है दोस्तों वो तो दार्जिलिंग चाय है। दार्जिलिंग जो चाय है उसको भारत का पहला जीआई टैग मिला था। लेकिन यहां बात की जा रही है पहला जीआई टैग प्राप्त अंजीर जूस का जो अंजीर जूस है वो किस देश को निर्यात किया जा रहा है? तो पोलैंड को अभी निर्यात किया जा रहा है। ठीक है, तो पहला जीआई टैग कौन सा है? दार्जिलिंग चाय है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस देश की सीमा की स्थिति पर नजर रखने के लिए एक समिति का गठन किया गया है? ए है पाकिस्तान, बी है बांग्लादेश, सी है नेपाल और डी है म्यांमार। तो अपने जो गृह मंत्री अमित शाह जी उनके द्वारा घोषणा की गई थी अभी कि जो बांग्लादेश बॉर्डर है, बांग्लादेश में अभी माहौल ठीक नहीं है। इस वजह से जो भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है 4096 किलोमीटर का, उस पर सेना बढ़ा दी गई है और उसके लिए एक समिति का गठन किया गया है। ठीक है, एक समिति का गठन किया गया है उस पर निगरानी रखने के लिए कि कोई बांग्लादेशी इंडिया में प्रवेश ना करे। ठीक है, तो बांग्लादेश इसका राइट आंसर होगा। स्वतंत्रता दिवस 2024 का विषय क्या रखा गया है? ए है स्टैंड इंडिया, बी है विकसित भारत, सी है राष्ट्र पहले और डी है आत्मनिर्भर भारत। तो 2024 का जो विषय है वो विकसित भारत, यानी कि
1947 तक भारत को विकसित करना है। आज़ादी के 100 वर्ष यानी कि 100 वर्ष हो जाएंगे। 1947 में आज़ाद हुआ था और 2047 तक यानी कि 100 साल में भारत को विकसित राष्ट्र घोषित करना है। तो विकसित भारत 2024 का विषय रहा है, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस का। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई पेमेंट की लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है? 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख या 10 लाख? तो अभी रिजर्व बैंक ने जो यूपीआई पेमेंट करते हैं हम, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, इस तरीके से, तो इसका जो पहले लिमिट था वो 1 लाख रुपए था। अब इसको बढ़ा करके क्या कर दिया है? 5 लाख रुपए कर दिया है, ठीक है। तो 5 लाख इसमें आपका राइट आंसर होगा। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान द्वारा लाइव लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई शूज विकसित किए गए हैं? आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली या फिर आईआईटी इंदौर? तो लाइव लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई शूज विकसित किए गए हैं वो आईआईटी इंदौर द्वारा किए गए हैं। यानी कि आप पहनकर कहीं भी जाओगे तो आपकी जो लोकेशन है वो इस ऐप के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी कि आप एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर हैं। तो लाइव लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई शूज विकसित किया गया है आईआईटी इंदौर के द्वारा, ठीक है। ये इस प्रकार के जूते हैं ना, डिवाइस लगा हुआ है इसमें। हाल ही में चर्चा में रही भारत की धृति गुप्ता किस देश की आर्मी में सेलेक्ट हुई है? ए है अमेरिका, बी है जापान, सी है फ्रांस और डी है इजराइल? तो अभी अमेरिका में जो धृति गुप्ता है वो अमेरिका की आर्मी में सेलेक्ट हो गई है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की रहने वाली है, रायपुर की। धृति गुप्ता को अमेरिका के पहले वायुसेना में शामिल किया गया था। इससे पहले जब अभी आर्मी में हुई थी उससे पहले ये वायुसेना में, अमेरिकी वायुसेना में शामिल हुई थी। उस समय इनको जो स्कॉलरशिप मिली थी वो कितनी मिली थी? 1.67 करोड़ रुपए, ठीक है। इसके 1 महीने बाद ही, यानी कि वायुसेना में जब इनका 1 महीना हो गया था उसके बाद ही इनको वहाँ की आर्मी में, ठीक है, 1 महीने बाद ही अमेरिकी आर्मी में शामिल किया गया और 2.34 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप और साथ ही जो येल यूनिवर्सिटी है उसमें इसको दाखिला भी मिला है, ठीक है। तो धृति गुप्ता जी हैं, इनको अभी अमेरिका की आर्मी में शामिल किया गया है। हाल ही में हर घर तिरंगा का कौन सा संस्करण चलाया जा रहा है? तो तीसरा, चौथा, पांचवा या छठा? तो तीसरा संस्करण है हर घर तिरंगा, ठीक है, तिरंगे का माहौल है। तो हर घर तिरंगा तीसरा संस्करण 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाया जा रहा है, ठीक है। इसके उद्देश्य की बात की जाए दोस्तों तो सभी नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करके देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य रहने वाला है। तो तीसरा संस्करण है हर घर तिरंगा, जो कि 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चल रहा है, ठीक है। अंतिम सवाल देखते हैं आज का। हाल ही में वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? ए है दिल्ली मेट्रो, बी है भारतीय डाक, सी है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और डी है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम। तो वन इंडिया वन टिकट पहल के तहत जो इंडियन रेलवे है उसने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के साथ में साझेदारी की है, ठीक है। इससे यात्रियों को भारतीय रेलवे और आरआरटीएस सेवाओं के बीच निर्बाध रूप से यात्रा करने की सुविधा मिलेगी और इसका मुख्य जो उद्देश्य रहने वाला है वो मेन लाइन रेलवे सेवाओं और नमो भारत ट्रेन दोनों का उपयोग करने वाले यात्रियों के लिए यात्रा को सरल बनाना ही इस वन इंडिया वन टिकट पहल को मुख्य उद्देश्य होने वाला है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की क्लास कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।